नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। भगत की कोठी बांद्रा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आज से शुरू, पुणे के लिए 27 अक्टूबर को होगी रवाना। 12 करोड़ के सोने की डकैती, नेपाल समेत 5 राज्यों की पुलिस के सहयोग से हुआ ये चौंकाने वाला खुलासा। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर ओम माथुर का बड़ा दावा, बताया बीजेपी की बम्पर जीत का राज। दिवाली से पहले सीएम गहलोत ने जयपुर वासियों को दी सिटी पार्क की सौगात। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आदिवासियों के तीर्थ मानगढ़ धाम के विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है और इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। गहलोत ने यह टिप्पणी मानगढ़ धाम के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए की है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा मानगढ़ धाम पर करवाए जा रहे विभिन्न कार्यों का समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बंसवाड़ा दौरे के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने के भी निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री को 2 बार पत्र लिखकर राजस्थान के बंसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को अवगत कराया 1913 में मानगढ़ में गोविंद गुरु के नेतृत्व में एकत्रित वनवासियों पर ब्रिटिश सेना ने गोलीबारी की थी। इस गोलीबारी में 1500 से अधिक वनवासियों ने अपनी बलिदान दिया था। वनवासियों के बलिदान और गोविंद गुरु के योगदान के रेखांकित करने के लिए राज्य सरकार ने मानगढ़ धाम में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बनाया है। गहलोत ने लिखा कि जनजातीय आदिवासी बहुक्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर और जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा मानगढ़ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। पूर्व में 8 अगस्त 2022 को भी इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से केंद्र को पत्र लिखकर ये कहा गया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण इस संबंध में उचित कार्रवाई कर मानगढ़ के राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर सकती है। गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का दर्जा प्रदान करने का आग्रह किया ताकि अमूल्य बलिदान देने वाले वनवासियों और नवचेतना के संचार में योगदान देने वाले महान संत गोविंद गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। दीपावली के मद्देनजर ट्रेनों में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इसके तहत भगत की कोठी से बांद्रा टर्मिनस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन रवाना होगी आज से, और जबकि पुणे के लिए एक तरफा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 27 अक्टूबर को चलाई जाएगी। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि दीपावली और उसके बाद ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ होती है। इसकी वजह से विभिन्न स्टेशनों के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का चरणबद्ध तरीके से संचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को सुखद यात्रा के लिए अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। गीतिका पांडे ने बताया है कि इसके तहत रेल सेवा 09094 जोधपुर से भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से दोपहर 12:15 पर रवाना होकर सोमवार सुबह 11:45 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इस ट्रेन का दूसरा फेरा 30 अक्टूबर को होगा। उन्होंने बताया कि बांद्रा टर्मिनस से भगत की कोठी के लिए ट्रेन नंबर 09093 29 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे रवाना होकर 30 अक्टूबर को 9:30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। ये रेल सेवा आवागमन के लूणी, पाली मारवाड़ जंक्शन, बायवा, अजमेर, विजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, वडोदरा, सूरत वाया वापी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इसी तरह अतिरिक्त यात्री यातायात के मद्देनजर रेलवे द्वारा जोधपुर में भगत की कोठी के पुणे मध्यम तरफ से फेस्टिवल स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन 27 अक्टूबर को संचालित की जाएगी। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन रेल सेवा 04807 भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से 27 अक्टूबर गुरुवार सुबह 9 बजकर रवाना होकर और दोपहर 2:50 पर जयपुर होते हुए अगले दिन 2:10 पर पुणे पहुंचेगी।
उदयपुर के इतिहास में 12 करोड़ रुपए के 23 किलो सोने की डकैती के मामले में उदयपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। डकैती उदयपुर शहर के सुरेंद्रवास क्षेत्र मणापुरम गोल्ड लोन कार्यालय से नहीं हुई थी और बता दें डकैती कोई सामान्य बदमाशों ने नहीं की थी बल्कि शातिर और आदतन बदमाशों द्वारा की गई थी। इसी कारण दो बदमाशों तक पहुंचने में उदयपुर ने को नेपाल और देश के 4 राज्यों की पुलिस का सहयोग लेना पड़ा। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सोने का एक तोला तक बरामद नहीं हुआ। और बता दें कि आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के बाद सामने आया है कि आरोपी डबोक के किराए पर मकान लेकर रह रहे थे और खुद को स्टूडेंट बताया हुआ था। किराए के मकान पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला और आसपास के लोगों से बातचीत की गई तो उनके हुलिये के बारे में पूछा गया। बताया गया है कि हुलिये के आधार पर बिहार के होने वाले रहने लग रहे थे और इधर शहर से लेकर 16 किलोमीटर दूर दबोक तक सभी सीसीटीवी फुटेज देखे गए। कुछ संदिग्ध सामने आए। इसके बाद बिहार गए, जहां एक बार फिर से 7 और एक बार 17 दिन वहीं कैंप किया और बता दें बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी गई और इसके बाद भी किसी का पता नहीं चल पाया। संभावना हुई कि किसी आरोपी बॉर्डर क्रॉस करते हुए नेपाल तो नहीं पहुंच गए। नेपाल पुलिस से बात की और वहां पर तलाश करवाया तो लेकिन आरोपी नहीं मिले और फिर वहीं से एक व्यक्ति की सूचना मिली कि इस हुलिये के दोनों आरोपी राजस्थान की तरफ गए हैं। राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया और मुखाबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को निबाड़हेड़ा में दबोच लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर एक दिन के जोधपुर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने अगले दिन होने वाले देश के 3 राज्यों के चुनाव को लेकर खास बातचीत की है। बता दें कि माथुर ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत ही नहीं और ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ओम माथुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और नेता सभी हार चुनाव को चुनौती के रूप में देखते हैं और चाहे सरपंच का चुनाव हो या फिर विधायक का चुनाव हो फिर या सांसद का चुनाव हो, हमेशा चुनौती मानकर ही मैदान में उतरते हैं और हमेशा हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। चुनाव के दौरान अमरदायित्व भाषा के उपयोग को लेकर माथुर ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के आदर पूर्वक निवेदन कर रहा हूं और विरोधी पार्टी और नेताओं के खिलाफ कोई भी अव्यर्थित सबका उपयोग नहीं करें। बता दें कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में भाषा भी मर्यादा बनाए रखें। राजस्थान के चुनाव को लेकर ओम माथुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तो एक कुर्सी से चिपक कर बैठना चाहता है, वहीं दूसरी ओर उसको उखाड़ कर फेंक कर कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। प्रदेश की जनता इन दिनों के झगड़े से परेशान हो चुकी है। बता दें जनता के कम नहीं होने हैं और जनता ठान कर बैठी है कि जल्द से जल्द चुनाव को हम इस सरकार को बदलें और कांग्रेस को घर वाले ही खाने वाले हैं। बता दें वहीं ओम माथुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि प्रजातंत्र में किसी भी दल को अधिकार नहीं है कि अपनी पार्टी के कार्यक्रम करे और मेरा राहुल गांधी से आग्रह है कि वो पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करते और फिर भारत जोड़ो यात्रा करते तो ठीक रहता। भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है, उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब वो किस तरह से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो ही जाने। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में 52 करोड़ के फैला हुआ नया सिटी पार्क जनता के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 55 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पार्क का विविध लोकार्पण किया है। बता दें कि गहलोत ने गोल्फ कोर्ट के जरिए सिटी पार्क का अवलोकन किया। उन्होंने राजस्थान के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज और इसके निकट करीब 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मनोरम लोअर लेक का भी अवलोकन किया। गहलोत ने कार्यक्रम के दौरान राज्य के 11 शहरों की 15 आवासीय योजनाओं में निर्मित 2968 आवासों का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से राज्यों के शहरों की सूरत बदल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उत्कृष्ट मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सड़कों के चौड़ीकरण, ओवरब्रिज, अंडरपास, नई सड़कें और टनल का निर्माण, मेट्रो का विस्तार और नए पार्कों के निर्माण से जयपुर और अन्य शहरों को विश्व स्तरीय रूप से दिखाया जा रहा है। बता दें उन्होंने कहा है कि सिटी पार्क का निर्माण भव्य और शानदार रूप से हुआ है। इस मौके पर सीएम ने पार्क में बने भव्य एंट्री प्लाजा
स्ट्रक्चर, आकर्षण फाउंटेन और पार्क में बनी विशिष्ट कलाकृतियों का अवलोकन किया। और इस पार्क में 20 फीट चौड़ी और 3.5 किलोमीटर लंबी जॉगिंग ट्रैक भी बनाई गई है, जिस पर भ्रमण करते हुए लोग आकर्षण, लाइटिंग और म्यूजिक का आनंद ले सकेंगे। पार्क में पत्थर और धातु से बनी 17 विशिष्ट प्रकार की लोकार्तियां, टॉयलेट ब्लॉक और 2 पार्किंग एरिया, ऑक्सिंग हब और बैठने के लिए आकर्षक और आरामदायक सीटें इस पार्क में की गई और साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया इस पार्क में। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर सर सर। ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने दिवाली पर राजस्थान की जनता को 5G सर्विस की सौगात दी है। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने राजसमंद के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर से राजस्थान में 5G सेवाओं की शुरुआत की है। हालांकि इसकी कमर्शियल लॉन्चिंग अभी नहीं की गई है। 5G सेवा के साथ कंपनी ने प्रदेश की जनता को दिवाली के मौके पर कुछ खास अवसर भी दिया है। बता दें, दरअसल 1 अक्टूबर को देश में 5G सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने की शुरुआत में रिलायंस ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में 5G सेवाओं का बीटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग शुरू कर दिया है। बता दें कि अंबानी परिवार के देवता श्रीनाथ जी पर अटूट विश्वास और मान्यता है। इस साल सितंबर के मुकेश अंबानी ने श्रीनाथ जी के दर्शन कर मंदिर के महंत विशाल बाबा के आशीर्वाद लिया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि राजस्थान में श्रीनाथ जी मंदिर से 5G सर्विस शुरू की जाएगी। बता दें कि इससे पहले रिलायंस जियो ने 4G सेवाओं की शुरुआत भी की है यहां से, और एक अधिकारी ने कहा कि 5G सेवाओं की शुरुआत से राजस्थान में लोगों का जीवन बदल जाएगा। यह उन्हें वैश्विक नागरिकों के सम्मान और प्रौद्योगिकी की समझ रखने वाला बना देगा। नाथ द्वारा मंदिर में महंत विशाल बाबा ने कहा कि हम 5G सेवाओं की शुरुआत का स्वागत करते हैं और ये श्री जी के लिए 5G है। और मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो की 5G सेवाएं पूरे भारत में दिसंबर 2023 तक उपलब्ध होंगी। भारत ने भले ही देर से शुरुआत की है, लेकिन सबसे अच्छी गुणवत्ता और सबसे सस्ती 5G सेवाएं होंगी। राजस्थान में कई महीनों से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में ये सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच अशोक गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल ने सार्वजनिक मंच से बीजेपी नेता पर कटाक्ष किया। दरअसल आलाकमान के खिलाफ दृढ़ता से विरोध करने के वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर की प्रतिष्ठित मानसरोवर आवासीय योजना के सिटी पार्क लोकार्पण के समय सार्वजनिक मंच थे। बता दें कि इस दौरान उन्होंने हास्य अंदाज में बीजेपी विधायक लाहौटी को कांग्रेस बोल दिया और बता दें उन्होंने ये यहां तक कह दिया कि उन्होंने तो बीजेपी में डिप्यूटेशन पर भेजा हुआ है। उन्होंने कहा कि आपको तो मैं जानता हूं और आप तो हमारे आदमी हो। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत ने भी कोटा के 700 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के दौरान आयोजित वर्चुअल संबोधन में सार्वजनिक रूप से कह दिया कि कोटा में ओम शांति की जोड़ी जग जाहिर है। ओम यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शांति यानी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। अब कहा गया है कि कोई पारदर्शिता रह जाती है और खुले रूम में अब यही बयानबाजी सामने आ रही है। वहीं पूर्व में हुए वायरल वीडियो में सौम्या गुज्जर के पति राजूराम के खिलाफ इस घूस कांड में एसीबी में दर्ज मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्षेत्रीय प्रचारक का नाम भी शामिल किया गया। राजनीति ने इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि अपने ही खैर नहीं, दूसरों के बैर नहीं।
यानी कांग्रेस में अपने खुद को लगातार बढ़ते जा रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को निकम्मा, पार्टी विरोधी और गद्दार कहा गया और पार्टी को फिर से संकट में डाल दिया गया। पूरे प्रदेश में ही नहीं, नई इबादत लिखी गई। और एक बार फिर से आपको बता दें कि यहां तक कहा जा सकता है कि आलाकमान से उनकी कमान तक छीन ली गई है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सामने आए हैं और लेकिन पहले ही दिन खड़गे का विरोध करने वाले ही गुलदस्ता लेकर पहुंच गए उनके पास। राजस्थान में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी में अभी से शुरू कर दी हैं और बताते हैं इस चुनाव में बीजेपी की नजर आदिवासी वोटर को रिझाने की है और इसलिए सिरोही के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसंतवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम में 1 नवंबर को आ रहे हैं और इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की बैठक का दौर शुरू हो गया है। उदयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी बीजेपी सहित देहात की तैयारियों को लेकर बैठक ली है और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमराज मीणा, प्रदेश महामंत्री सुशील और सांसद कनकमल और एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में उदयपुर संभाग के 7 जिलों के जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी सांसद, विधायक समेत सभी जनप्रतिनिधि सहित अन्य बीजेपी पदाधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि इस सौभाग्य की बात है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को विकसित करने की जो कल्पना की थी, प्रधानमंत्री के रूप में उसे मूर्ति रूप देंगे। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारी और रूपरेखा की प्रारंभिक चर्चा के लिए हमने उदयपुर में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि मानगढ़ धाम में जहां 1913 में बड़ी संख्या में कांग्रेस अंग्रेजों से संघर्ष करती हुई गोविंद गुरु के नेतृत्व में शहादत हुई थी और कालांतर में वह स्थान राजस्थान, गुजरात में मध्य प्रदेश सीमा पर है और वहां एक स्मारक के रूप में विकसित किया हुआ है। वहां हर वर्ष पूर्णिमा पर बड़ा मेला भी भारत है और बता दें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु का आगमन भी होता है वहां पर। और उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकरण है न ही केवल धार्मिक और आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक चेतना के भी ऐसे स्थान हैं और उनको विकसित करने की मंशा रहती है। और इसी भावना के साथ खासतौर पर क्योंकि आजादी के संग्राम में जनजातीय समाज की बड़ी भूमिका रही है और यही वही स्थान है जो कालीबाई भील बालिका ने किस तरीके से अलग जगाई और नाना भाई खाट ने ऐसे बहुत सारे अंशना हीरोज हैं जिनका यशवंश नहीं हुआ, तो मानगढ़ भी उन्हीं में से एक ऐतिहासिक स्मारक है। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव खत्म हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान अभी भी जारी है। अध्यक्ष चुनाव के दौरान उठे सवाल पर लगातार सियासत हो रही है। सामूहिक इस्तीफा सौंपने वाले विधायकों पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और सूबे में इस बात की चर्चा की जा रही है कि आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं। विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के सवाल पर सीएम अशोक गहलोत इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि इस्तीफे को लेकर हम लोग पिक्चर में नहीं है और इस्तीफे पर फैसला लेने का काम स्पीकर का है और बता दें वो प्रक्रिया के अनुसार फैसला लेंगे। प्रदेश में चर्चा का विषय बने इस मामले में फिलहाल सचिन पायलट का कोई बयान सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले में सभी के निगाहें विधानसभा अध्यक्ष जोशी के फैसले पर टिकी हुई है। जानकारी के मुताबिक इस पूरे प्रकरण को लेकर जोशी पशुपेश में है और वो विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और देश की जिन विधानसभा में ऐसे मामले हुए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। जोशी के सामने एक बड़ा संकट यह है कि अगर इस्तीफे स्वीकार करते हैं तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ जाएगी और कांग्रेस के हाथ से सत्ता भी जा सकती है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि किसी भी स्थिति में इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाएंगे और इसी का तोड़ निकालने के लिए निर्णय लेने का इतना वक्त लग रहा है। और इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का कहना है कि सरकार के 90 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, मगर वो भी अभी भी सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी और सरकारी सुरक्षा कर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे जाहिर तौर पर यह साफ हो रहा है कि कांग्रेस पाखंडी है या उनका इस्तीफा पाखंड है। रेल प्रशासन द्वारा दीपावली के अवसर पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन अहमदाबाद अमृतसर के बीच जो 3 ट्रिपल स्टेशन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये गाड़ी कोटा मंडल के कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और भरतपुर स्टेशनों से होकर गंतव्य को जाएगी और इस गाड़ी में विभिन्न श्रेणी में कुल 24 कोच होंगे। गाड़ी संख्या 09425 अहमदाबाद से अमृतसर को जाने वाली स्पेशल ट्रेन 3 ट्रिप के लिए हर सोमवार को 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 7 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशन से 21:05 बजे कोटा, अगले स्टेशन के दिन 6 बजकर सवाई माधोपुर और 6 बजकर
38 पर गंगापुर सिटी, 8:48 पर भरतपुर, 10:08 पर आगमन होकर बुधवार 0:20 अमृतसर स्टेशन को जाएगी। इस प्रकार वापसी से गाड़ी संख्या 09426 अमृतसर से अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन के लिए प्रत्येक बुधवार को 26 अक्टूबर, 2 नवंबर और 9 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशन से 2:45 पर प्रस्थान कर भरतपुर, 17:52 पर गंगापुर सिटी, 19:18 पर सवाई माधोपुर, 20:25 पर कोटा और 10:30 बजे आगमन होकर गुरुवार को वो अहमदाबाद स्टेशन को जाएगी। और रास्ते में ये गाड़ी दोनों दिशाओं में छायापुरी, गोधरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगा सिटी वाया भरतपुर, मथुरा जंक्शन, पलवल, दिल्ली, सफदरजंग, अंबाला कैंट के रास्ते चंडीगढ़ को जाने वाली जाएगी। इस संबंध में ये वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जनसंपर्क अधिकारी कोटा सहित मालवे द्वारा बताया कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए त्योहारों में स्पेशल ट्रेन को चलाया जा रहा है। इस संबंध में सर्वसम्मति स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्धारित दिशा निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन की उचित स्थिति की जानकारी स्टेशन पर जाकर तुरंत प्रभाव से ले। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक में आपका स्वागत शुरू करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार दीपावली खुशियों भरी सौगात लेकर आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशियों के इस पर्व पर कई बड़े ऐलान कर दिए हैं और 3 दिन पहले बेरोजगार को रोजगार देने की घोषणा के बाद अब गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। प्रदेश में 31,000 से ज्यादा संवेदन कर्मियों को सरकार ने परमानेंट कर दिया है और धनतेरस से ठीक एक दिन पहले सरकार ने पंचायत सहायक और शिक्षा कर्मियों को पैराटीचर्स को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी शुरुआत में 10,040 रुपए वेतन दिया जाएगा। जिन संविदा कर्मियों को 10,400 से ज्यादा वेतन मिल रहा है उनका वेतन यथावत होगा। और बता दें 9 साल की नौकरी पूरा करने पर 18,500 और 18 साल की सर्विस पूरा करने पर 32,300 रुपए सैलरी मिलेगी। सरकार के इस घोषणा से संविदा कर्मियों के चेहरे पर खिल उठे हैं और गहलोत सरकार के इस घोषणा का लाभ प्रदेश में पंचायती राज और शिक्षा विभाग में काम कर रहे सभी 31,443 संविदा कर्मियों को मिलेगा। परमानेंट नौकरी पाने वालों में सबसे ज्यादा 23,749 पंचायत सहायक हैं और शिक्षा विभाग में 26 वरिष्ठ शिक्षा कर्मी, 1,764 वरिष्ठ शिक्षा कर्मी और 2,048 सामान्य शिक्षा कर्मी। पैराटीचर्स की संख्या 3,886। सरकार ने इन पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सर्विस पोस्ट रूल्स के दायरे में लिया है और शिक्षा कर्मी, पैराटीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक के पद नाम भी भले ही बदले हैं। शिक्षा कर्मी को अब शिक्षा सहायक, पैराटीचर्स को पाठशाला सहायक और ग्राम पंचायत सहायक को विद्यालय सहायक कहा जाएगा। एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बोर्ड पर काम कर रहे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा और पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैराटीचर्स को भी नियमित किया जाएगा। और जब इन पदों के लिए तय श्रेणी की योग्यता और अनुभव की शर्त पूरी करेंगे और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के दायरे में वही संविदा कर्मी आएंगे और जो निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं।
राजस्थान के भरतपुर जिले में हलोना थाना इलाके में लोगों ने एक मौलवी की मस्जिद के अंदर घुसकर पिटाई कर दी। दरअसल मौलवी एक नाबालिग को मस्जिद के भीतर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। कुछ देर बाद नाबालिग के परिजन उसे ढूंढते हुए मस्जिद के भीतर पहुंच गया और नाबालिग ने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। गुस्साए परिजनों और मौलवी को पीटते हुए मस्जिद के बाहर ले गए और मौलवी को पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक 17 साल की बच्ची अपने स्कॉलरशिप का काम करवाने के लिए मित्र पर गई थी और जब वो मित्र से वापस अपने घर आ रही थी तो बिहारी जी के मंदिर के पास एक मौलवी रसीद मिला था। नाबालिग और मौलवी के आपस में जानते थे और क्योंकि नाबालिग का घर मस्जिद से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर स्थित है और रसीद मस्जिद पर 10 साल से रह रहा था। मौलवी रसीद ने नाबालिग से मोबाइल मांगा, जिस पर नाबालिग ने मोबाइल फोन उसे दे दिया और रसीद मोबाइल को देखते हुए आगे चलने लगा। तो ठीक उसके साथ बच्चे भी चलने लगे और बता दें और नाबालिग को मस्जिद में ले गया मौलवी और फिर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। कुछ देर बाद से नाबालिग के परिजन उसे ढूंढते हुए बाजार में पहुंचे तो जहां लोगों ने नाबालिग के परिजनों को बताया कि मौलवी उसे मस्जिद के अंदर ले गया है। जब नाबालिग के परिजन मस्जिद के अंदर पहुंचे तो मौलवी बच्चों के साथ कमरे में अश्लील हरकतें करता दिखा। तो बस फिर क्या था, परिजनों ने मौलवी को अच्छी तरह से उसकी पिटाई की और साथ ही बाहर वालों को उसकी सच्चाई बताई। तो साथ ही बाहर वालों ने भी उसके साथ हाथ साफ कर दिया इस पे। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है मौलवी से। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार को घेरने और राज्य की पार्टियों को एकत्रित और एकजुट करने पर पुरजोर तरीके से चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है। राजस्थान को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यालय में बुलाई गई इस महत्वपूर्ण में बड़ी संख्या में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश संगठन महासचिव चंद्रशेखर ओम प्रकाश माथुर और प्रदेश सह प्रभारी विजय कर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित प्रदेश कोर कमेटी और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इसमें हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित राजस्थान दौरे की तैयारियों के साथ गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए आक्रोशित रैली की रूपरेखा और रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक में एक बार फिर से पार्टी आलाकमान की तरफ से राज्य के सभी नेताओं को आपसी गुटबाजी कर एक साथ मिलकर अशोक गहलोत सरकार को घेरने कर पार्टी की चुनावी रणनीति पर जमीन पर उतरने की हिदायत दी गई है। कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद जेपी नड्डा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग से बैठक ली है और जेपी नड्डा, अमित शाह और राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के ज्यादातर सदस्यों के बीजेपी मुख्यालय के रवाना हो जाने के बाद प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महासचिव और अन्य कई नेताओं की अलग से 31वीं बैठक भी हुई है। इस बैठक में कोर कमेटी के लिए किए गए फैसलों के क्रियान्वयन और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। राजस्थान के कोटा के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण समारोह में पूरे कोटा में 12 जगहों पर इसका लाइव प्रसारण कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन ने पूरी तरह से देखा और पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने यूडीएफ मंत्री शांति धारीवाल की तारीफों के पुल बांध दिए और वहां कहा कि विधानसभा के अंदर और बाहर इन्हें जो भी कार्य दिए जाते हैं वो पूरे किए जाते हैं। सीएम ने कहा कि कोटा में ओम है और शांति भी है, तो किसी बात की कमी नहीं है। इससे चर्चा पूरी जगह हो रही है और ओम शांति की जोड़ी है। और सीएम गहलोत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि कोटा में ओम शांति की जोड़ी है और तब क्या है, बस एयरपोर्ट की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोटा में एयरपोर्ट की सौगात मिलनी चाहिए। कोटा एयरपोर्ट के मद्देनजर सीएम गहलोत का कहना है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तो वह स्वयं भी बात करेंगे और आप भी बात करिएगा। सीएम गहलोत ने कोटा के 700 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विकास कार्यों की बनी डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद सीएम गहलोत ने धारीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि मंत्री शांति धारीवाल ने लोकल फंड इकट्ठा किया और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से पैसा नहीं लिया बल्कि यूआईटी लोकल गवर्नमेंट के आधार पर उन्होंने खुद सोर्स डेवलप किया और यानी इसे कहते हैं कमाओ और खाओ। कमाओ और खाओ मतलब इन्होंने पैसा पैदा भी किया और लगाया भी। इससे सुंदर स्वरूप कोटा का निखर के सामने आएगा। लोकार्पण के समय कोटा के विकास कार्यों की चर्चा जोरों पर रही और सीएम गहलोत ने कहा कि धारीवाल के टूरिज्म को लेकर शिकायत की थी और कोटा कोई जाता नहीं और अब जो स्वरूप निकल कर आया है इसके बाद अब आने वाले वक्त के अंदर टूरिस्ट कोटा की तारीफ आकर्षित होंगे। और उन्होंने कहा कि केवल एक एयरपोर्ट की कमी रह गई है और कोटा में हवाई अड्डा बने, इसके लिए मैंने भी कोशिश लगातार की जा रही है। पुलिस की कार्यशैली पर भले ही प्रश्न चिन्ह लगता रहा है, लेकिन ऐसे में पुलिसकर्मी है जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं। इस दौरान उन्हें कई बार अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है और कई बार उनकी जान तक चली जाती है। ऐसे शूरवीरों को याद करते हुए पुलिस दिवस मनाया गया और बता दें कि अपनी ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले पुलिस शहीदों को याद किया गया। उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ साथ पुलिस ने आला अधिकारी ने उन्हें सलामी दी। कोटा पुलिस लाइन के ड्यूटी दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को याद में पुलिस शहीद दिवस पर
कार्यक्रम आयोजित किए गए और पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों और आला अफसरों ने शहीदों पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर दिव्यांगत शूरवीरों की स्मृति में शहीद परेड का आयोजन भी किया गया था। पुलिस की टुकड़ी ने शहीदों के सम्मान में फायरिंग की सलामी दी। और बता दें, इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारी ने शहीदों को पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और अपने इस शौर्य को याद किया। इस दौरान पुलिस जवानों के परिवार भी वहां पर मौजूद रहे और शहीदों के नाम का स्मरण किए जाने के बाद पुलिस बैंड ने लास्ट पोस्ट की धुन पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।